नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत में भ्रंश के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत में कौन कौन से भ्रंश पाए जाते हैं, कौन से नए भ्रंश हैं और कौन से पुराने भ्रंश हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखिएगा। तो हम बात करेंगे भारत में भ्रंश की। भ्रंश दरअसल क्या होता है, जब दो भूखंड एक दूसरे से दूर जाते हैं या तो उनकी मध्य में जो संरचना बनती है उसको हम भ्रंश कहते हैं। मतलब एक फ्रैक्चर आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, भ्रंश कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो भूखंड है, उनके बीच में मान लीजिए कोई दरार पड़ जाए कि मान लीजिए एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या ऊपर नीचे ही जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो दरार बन जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रंश बोलते हैं। या हो सकता है दोनों के टकराने की वजह से आपस में एक दूसरे की तरफ भी आ रहे हैं, उनकी वजह से भी क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर दरार बन जाती है। कहने का मतलब है भूखंडों के मध्य में जो दरारें हैं उनको हम लोग भ्रंश के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं, बात करेंगे भारत में भ्रंश के बारे में। दरअसल भ्रंशों की अगर जो बात करें तो भारत में तो हमें कई सारे भ्रंश देखने को मिलते हैं। इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक जो नए भ्रंश हैं, एक पुराने भ्रंश हैं। तो नए भ्रंशों की बात करेंगे तो आपको तो ऐसे ही पता चल ही गया होगा कि आखिर नए भ्रंश कौन कौन से हैं। तो नए भ्रंशों में अगर जो हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा हिमालयी क्षेत्र के जो भ्रंश हैं वो नए हैं, और जो दक्षिण भारत में जो भ्रंश पाए जाते हैं वो सब कैसे हैं, वो सभी पुराने भ्रंश हैं। अब इन भ्रंशों का निर्माण कैसे हुआ है उनके बारे में देखेंगे। तो आइए बात करते हैं भारत में भ्रंश। अब इसमें अगर जो देखेंगे तो ये वाला हिस्सा आप जो देख रहे हैं, यहाँ के जो भ्रंश है वो सब पुराने भ्रंश है, और नवीन भ्रंश जो उत्तर में हिमालय के पास के जितनी भ्रंश है वो सभी नवीन भ्रंश के अंतर्गत आते हैं। अब अगर जो बात करेंगे ये नीचे के जो भ्रंश है इनका निर्माण कैसे हुआ है तो उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पुराने भ्रंशों की, जो दक्षिण भारत में भ्रंश पाए जाते हैं। लेकिन आइए देखते हैं, आपको पता है जब अरावली के निर्माण हुआ तो उस टाइम के कुछ ऐसी एक तरीके से कह सकते हैं कि भूगर्भिक हलचल हुई होगी, उसी की वजह से अरावली का निर्माण हुआ होगा। तो अरावली के पास में भी एक भ्रंश पाया जाता है जो अरावली के पूर्वी हिस्से पर है, जिसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। देखिए मेन बाउंड्री फॉल्ट मत लगा दीजिएगा, ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहाँ पर है, अरावली के पूर्व में है। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको दिखेगी विंध्याचल, उसके नीचे दिखेगी सतपुड़ा। तो यहाँ पर आपको दिखेगी विंध्याचल, यहाँ पर दिखेगी सतपुड़ा। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है। सतपुड़ा और मतलब सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी, ताप्ती नदी बहती है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में इसके नीचे फिर अजंता वगैरह की गुफाएं वगैरह। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सतपुड़ा, नर्मदा, विंध्याचल के नीचे सतपुड़ा भी एक भ्रंश घाटी में बहती है। उसके नीचे देखेंगे तो ताप्ती नदी भी एक भ्रंश घाटी में बहती है। आपको पता है कि जो विंध्याचल यहाँ पर पहले एक, आपको पता है कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, जब मैंने इसे पहले वीडियो बताया था तो उसमें बताया था कि यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर कैसी भूसन्नति पाई जाती थी, और भूसन्नति के किनारों पर हमें भ्रंश देखने को मिलते हैं। तो भूसन्नति पाई जाती थी, उसकी वजह से यहाँ पर नदियों के द्वारा एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर जो भ्रंश है वहाँ पर बने हैं। नर्मदा का भ्रंश हो चाहे वो ताप्ती नदी का भ्रंश हो, क्योंकि विंध्याचल जो जियो सिंक्लाइन थी ये उसके इस तरफ यहाँ पर आपको भ्रंश देखने को मिलते हैं। एक यहाँ पर मैंने बताया था जब विंध्याचल पर्वत श्रेणी बन रही थी उसी के टाइम पर यहाँ पर पूर्वी घाट जो पर्वत श्रेणी थी वही बन रही थी। यहाँ पर भी एक भूसन्नति थी, यहाँ पर भी एक भूसन्नति थी। तो उससे ये दोनों भूसन्नतियों की वजह से यहाँ पर ये भ्रंश देखने को मिलते हैं। ये नर्मदा भ्रंश हो चाहे वो ताप्ती भ्रंश हो। उसके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कोयना भ्रंश। कोयना के पास में हम देखेंगे तो कुर्दवारी पड़ता है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास का एरिया। तो कुर्दवारी भ्रंश, कोयना भ्रंश आपको पता होगा। कुर्दवारी और कोयना यहाँ पर आप देखेंगे तो इस जगह से आप लीजिए, यहाँ से लेकर के जो ये वाला हिस्सा है, मतलब कि जो भुज के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ से लेकर के कोयना से होते हुए एक ऐसी रिज आ रही है। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर भूगर्भिक हलचल हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर नवविवर्तनिकी के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। तो एक जोन है कोयना से लेकर के यहाँ पर भुज की जो लाइन है, यहाँ से लेकर के आपको पता होगा कि इससे पहले वीडियो मैंने बताया था कि यहाँ से एक आने वाले समय में एक ऐसा भ्रंश जैसा बन रहा है। आने वाले समय में ये यहाँ पर एक दरार देखने को मिल सकती है। इसी दरार के सहारे ही कोयना के आसपास का क्षेत्र कोयना हो, यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। कोयना, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भ्रंश होते हैं, भ्रंशों में क्या होती है कि नदियाँ बहती हैं, और उन्हीं नदियों के ऊपर क्या होता है, आगे आने वाले समय में उनके ऊपर जलाशयों का निर्माण कर दिया जाता है। और उन जलाशयों के निर्माण करने की वजह से जब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो असंतुलन की स्थिति बनती है, या किसी तरीके से जब उन दरारों में अगर जो किसी तरीके की कोई हलचल होती है तो वहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। जैसे आप समझ रहे होंगे कोयना के आसपास का क्षेत्र या उसके थोड़ी दूर पर आप देखेंगे तो लातूर के आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे हैं।
तो काफ़ी खतरनाक भूकंप आया था। कोयना का भूकंप हो, चाहे वो लातूर का हो, या फिर आप भुज का भूकंप देख सकते हैं। तो कुर्दवारी भ्रंश मैंने बता दिया, ये वाला हिस्सा कोयना भ्रंश और कुर्दवारी भ्रंश ये, क्योंकि यही आगे चल करके पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का हिस्सा इस तरीके से है। नीचे की तरफ आएंगे तो ये ग्रेट मयूर भ्रंश आपको देखने को मिलता है, जिसमें कावेरी नदी बहती है। ग्रेट मयूर भ्रंश ही आगे चल करके कावेरी फाल्ट कहलाता है। तो ग्रेट मयूर भ्रंश के चाहे कावेरी फाल्ट कहिए, दोनों एक ही नाम है, यहाँ से बहते हुए कावेरी नदी बहती है। तो ये तो हो गई बातें जो मैंने आपको बताई। अब आपको मैं बता दूं कि जो इस तरफ की जो यहाँ पर जो भ्रंश आपको दिख रहे हैं, या टोटल जो ये भ्रंश आपको दिख रहे हैं, तो ये कैसे बने इनके बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि जब मैं आपको बता दूं कि जैसे ये ऊपर की तरफ जो थी वो यूरेशियाई प्लेट थी, नीचे की तरफ क्या थी, भारत का जो हिस्सा, इसको हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। आपको पता है कि जब ये हिस्सा इससे टकराता है यूरेशियाई प्लेट से, टकराने की वजह से यहाँ पर भी कई सारे फ्रैक्चर बनते हैं, मतलब कि यहाँ पर कई सारे भ्रंश बन जाते हैं। क्योंकि ये जब कोई चीज़ टकराती, तो जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ जब किसी चीज़ भारी चीज़ से टकराती है, तो टकराने के बाद में वो टूट जाती है ना, जो क्योंकि ये वाला हिस्सा जब भारतीय प्लेट से टकराने के बाद में उसमें कई सारे फ्रैक्चर हो गए। मान लीजिए आप कभी सिर के बल गिर जाइए तो आपके सर में फ्रैक्चर हो जाएगा, आप हाथ के बल हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डियाँ टूट जाती हैं। तो उसी तरीके से जब भारत इसे टकराया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि भारत के इस हिस्से में कई सारे यहाँ पर दरारें बनी, उन्हीं भ्रंश बन गए। उन्हीं भ्रंशों में एक तरीके से कह सकते हैं, उन भ्रंशों में यहाँ की जो वनस्पतियाँ उन्हीं भ्रंशों के सहारे दब गई। आने वाले समय नदियों के द्वारा अवसाद वगैरह उसमें जमा किए गए, जो वनस्पतियाँ थी वो नीचे दब गई और वो आगे चल करके वो कोयले के रूप में बन गई। तो इन्हीं भ्रंश नदियों के घाटियों में हम देखेंगे, चाहे वो दामोदर हो, महानदी हो, गोदावरी हो, इन्हीं नदियों की घाटियों के आसपास के एरिया में कोयले के भंडार हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर इन्हीं भ्रंशों में क्या थे कि यहाँ की वनस्पतियाँ वगैरह यहाँ पर नीचे दब गई और आगे समय के साथ ताप दाप में वो वनस्पतियाँ कोयले में बदल गई। और जब ज़्यादा ताप दाप पड़ेगा और समय जैसे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा दाब बढ़ने पर एक तरीके से कह सकते हैं भी पेट्रोलियम में बदल जाती हैं। तो इस हिस्से में देखेंगे तो दामोदर भ्रंश हो, महानदी भ्रंश हो, गोदावरी भ्रंश, कृष्णा भ्रंश और कावेरी फाल्ट। तो दामोदर नदी भी इस एरिया में बहती है, यहाँ पर भी कोयले के भंडार हैं, चाहे वो महानदी के आसपास का एरिया ले लीजिए, ये वाला क्षेत्र ले लीजिए। अब ये सब बने कैसे, अभी मैंने बताया कि इस हिस्से में भारत का जो मूवमेंट इस हिस्से में था, इस हिस्से में मूवमेंट होने की वजह से जब इसका टकराता है तो टकराने की वजह से यहाँ पर जो कई जगह पर यहाँ पर भ्रंश बनते हैं। उन्हीं भ्रंशों के सहारे यहाँ पर नदियाँ बहती हैं, चाहे वो दामोदर हो, चाहे वो महानदी हो। तो चाहे वो दामोदर भ्रंश हो, महानदी भ्रंश हो, और आगे चल के नीचे की तरफ देखेंगे तो गोदावरी हो। आपका एक तरीके से काम यही है, आपको कमेंट में मुझे बताइए कि जो ये नदियां हैं, दामोदर नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां कहाँ से निकलती हैं, इनके बारे में आप मुझे बताइए। इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, आपको ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाके गिरती है। जैसे गोदावरी की बात करेंगे तो गोदावरी नदी सतारा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और नासिक डिस्ट्रिक्ट से। कृष्णा नदी जो है वो सतारा डिस्ट्रिक्ट महाबलेश्वर से निकलती है, और कावेरी जो है वो ताल कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। इसी तरीके से महानदी है दामोदर, इनके बारे में आप बताइए। इधर ताप्ती है, सतपुड़ा, ताप्ती है, नर्मदा है, ये अमरकंटक से निकलती है। इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और इनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, तो देखिए नॉर्मली प्रश्न तो आपसे नर्मदा और ताप्ती के ऊपर आता है और दामोदर के ऊपर आता है, लेकिन जब भ्रंशों की बात होगी तो इन सभी नदियों के बारे में आपको जानना है, क्योंकि ये नदियाँ, जितनी भी नदियाँ हैं सब भ्रंशों में बहती हैं। और कहने का मतलब यही है कि इसमें नीचे नदियों के नीचे अवसाद हैं, अवसादों के जमा हुआ, और अवसादों के और नीचे देखेंगे तो वनस्पतियां वगैरह जो थी वो दब गई। उन वनस्पतियों के दबने की वजह से क्या हुआ, ताप दाप समय की उपस्थिति में वो कोयले में बदल गई। अब ये तो हो गए जो मैंने बताया आपको, जो पुराने फाल्ट हैं, जो भारत के प्रायद्वीपीय भारत में स्थित फाल्ट हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। अभी आप समझ गए होंगे कैसे कौन से फाल्ट बने। अब हम बात करते हैं नवीन फाल्ट के बारे में कि आखिर कौन कौन से फाल्ट हैं जो नवीन फाल्ट बने, नए फाल्ट हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आपको बता दूं कि जब हिमालय की बात करते हैं तो जब हिमालय का जब निर्माण हुआ तो ये अरावली का हिस्सा था, अरावली का हिस्सा टकराया किससे, तिब्बत के पठार के पास में टकराता है। तो उसकी वजह से क्या होती है, पहले ट्रांस हिमालय बन जाता है, उसके बाद में हिमालय बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ट्रांस हिमालय बनता है, उसके बाद में ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, फिर शिवालिक बनता है। उसके बाद में ऐसा आ रहा है, वैज्ञानिक ऐसा बता रहे हैं कि आने वाले समय शिवालिक के दक्षिण में एक और श्रेणी बनेगी।
अब यहाँ पर जब देखेंगे तो हिंज लाइन जो है ग्रेट ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में एक जो फॉल्ट है उसको बोला जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, सॉरी हिंज लाइन, मतलब ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में हिंज लाइन, और ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट, और शिवालिक के दक्षिण में एक और फॉल्ट है जिसको बोलते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो फ्रंट फॉल्ट है जो शिवालिक के दक्षिण में है। शिवालिक के दक्षिण में देखेंगे तो वहाँ पर एक और फॉल्ट बन रहा है जिसका नाम बताया गया है हिमालय फ्रंट फॉल्ट। लेकिन ये जो फॉल्ट है हिंज लाइन, जैसे हिंज लाइन को आप देखेंगे तो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मध्य और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट, और शिवालिक के दक्षिण में हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है। ये सब आते हैं जिस तरीके से ये सभी फॉल्ट लाइनें हैं वो सब आते हुए जैसे ही वो पूर्वांचल मतलब कि नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में आते हैं तो वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाते हैं, और आप जान रहे हैं कि पूरी और ये फॉल्ट लाइनें भी दक्षिण की तरफ मुड़ जाती हैं, जिनके स्थानीय स्तर पर कई सारे नाम दिए गए हैं जिनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर कौन कौन से नाम इनके हैं। अब इसमें देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में आपको देखने को मिलेगा हैफलांग थ्रस्ट है, हैफलांग थ्रस्ट है जो आपको यह जानना है, जो कि एक फॉल्ट है। उसके बाद में देखेंगे तो नागा थ्रस्ट पड़ता है, और सांगाइन थ्रस्ट है, सांगाई हिरन आप सुने होंगे ना, तो देखिए सांगाइन थ्रस्ट है, और ईस्टर्न बाउंड्री थ्रस्ट है, और तापू थ्रस्ट है। इतने सारे थ्रस्ट इस एरिया में पड़ते हैं। अब इसमें से देखिए, अब आपको जानना है इसमें कौन कौन से, देखिए सांगाइन थ्रस्ट है और तापू और हैफलांग देखिए इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न बाउंड्री थ्रस्ट आपसे प्रश्न आ सकता है कि किस एरिया में पड़ता है, तो हिमालय में है और इसको आपको जानना है। लेकिन इसमें भी आप देखेंगे तो एक थ्रस्ट जो है जो मैंने बताया था, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो बॉर्डर लाइन है उसके सहारे से जो किरथर श्रेणी, जो पाकिस्तान की किरथर श्रेणी के सहारे पूरा जो एक तरीके से कह सकते हैं जो भारत की जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की जो सीमा है उसके सहारे भी एक थ्रस्ट है जो जिसको बोलते हैं सिंधु चमन भ्रंश। सिंधु चमन भ्रंश किरथार श्रेणी के उत्तर में है, या कह सकते हैं किरथार श्रेणी के पश्चिम में। सिंधु चमन भ्रंश सिंधु नदी के पास के एरिया जो उसके दूसरी तरफ वो पूरा एरिया किरथर श्रेणी के पास में देखेंगे, इसको सिंधु चमन भ्रंश के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी आप याद रखेगा। इस तरीके से आपको जितने भी भ्रंश हैं उनके बारे में जानना चाहिए। भ्रंशों के सहारे ही नदियाँ बहती हैं, भ्रंशों के सहारे ही यहाँ पर कोयले के उत्पादन वगैरह होता है, कोयले का हो, पेट्रोलियम का उत्पादन हो। गोदावरी के आसपास का एरिया आप देख लीजिए, यहाँ पर कोयला है, कोयले के बाद यहाँ पेट्रोलियम के भंडार वगैरह, कृष्णा कावेरी, कृष्णा गोदावरी के आसपास का एरिया यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, कोयले के भंडार यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सब जो मैंने बताया है इन सब भ्रंशों के बारे में आपको जानना है, कौन कौन से भ्रंश कहाँ पर है, किनका निर्माण कैसे हुआ है उनके बारे में। यहाँ पर देखिए इस तरफ से भ्रंश इस तरफ मुड़ गए हैं, उसी तरीके से इस तरफ मुड़ गए हैं। दोनों जो हैं वो दोनों सेंटेक्सल बैंड के सहारे ही जो दोनों हिमालय का जो पूरा हिस्सा है वो इस तरीके से कुछ इस शेप में है, इस शेप में। तो इसी शेप में, उसी शेप के सहारे यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब भ्रंश भी है। यहाँ पर और एक भ्रंश देखेंगे जो आपको पता होगा कि जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो ये आप देखेंगे ये वाला मालदा गैप से होते हुए और बांग्लादेश की राजधानी ढाका से होते हुए इधर पूरा नेपाल से हिस्से होते हैं, यहाँ पर भी भ्रंश है। इस हिस्से में भी आप देखेंगे तो भ्रंश हमें देखने को मिलता है, और जो ये मालदा गैप से पूरा एरिया है यहाँ से होता हुआ एक भ्रंश है। इस तरीके से ये वाला हिस्सा जो आगे चल करके पूरा उत्तर में आप देखेंगे तो पूरा नेपाल से होता हुआ जाता है इस भ्रंश के सारे। क्यों? क्योंकि आप जान रहे होंगे कि ये वाला हिस्सा ऊपर उठा हुआ था, ये इस वाले हिस्से ने जोर लगाया, ये वाला हिस्सा तो ऊपर उठ गया, लेकिन उसी बीच में ये वाला हिस्सा धंस गया क्योंकि यहाँ पर कई सारी नदियाँ थी। नदियों ने यहाँ पर, जैसे इस तरफ देखेंगे तो चाहे वो ब्रह्मपुत्र नदी हो चाहे वो गंगा नदी हो, उसकी वजह से जो उनकी घाटी थी वो नीचे धंस गई। उसकी वजह से यहाँ पर हमें एक फॉल्ट और देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं मालदा गैप। तो ये आप समझ गए होंगे, तो मालदा गैप आप समझ गए। अब देखिए ये सब जो फॉल्ट बनते हैं वो भूगर्भिक हलचलों की वजह से बनते हैं। एथनोस्फीयर से लावा ऊपर की तरफ प्रेशर डालता है जिसकी वजह से जो भूपर्पटी है वो संचलन करती है। इसी को प्लेट के नाम से जब जानते हैं, प्लेटों में संचलन होता है। प्लेटों की संचलन की वजह से ही जो एक भूखंड दूसरी तरफ खिसकते हैं, पास आते हैं, दूर जाते हैं, ऊपर नीचे भी होते हैं। तो ये सब उन्हीं की वजह से ऐसा होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो अब जैसे मैंने बताया कि ये वाला हिस्सा मेन ग्रेट मयूर भ्रंश है। अब ये इसकी बात जैसे करेंगे तो आप जान रहे होंगे, जैसे ये हिस्सा ऊपर टकराने की वजह से जो ये वाला हिस्सा ऊपर उठा,
ऊपर उठने की वजह से इसमें क्या हुआ कि एक तनाव हुआ, तनाव की वजह से यहाँ पर एक भ्रंश बना। मतलब कि जैसे मान लीजिए, अभी मैंने कई बार एग्जांपल दे चुका हूँ कि जब जैसे मार्कर है, मार्कर का जब एक हिस्सा ऊपर की ओर उठेगा तो इस पर अगर जो फोर्स है तो यहाँ पर यहीं पर एक तनाव मूलक बल लगेगा, तो यहाँ पर तनाव मूलक बल की वजह से यहाँ पर एक फॉल्ट हो जाएगा। जब ज़्यादा तेज प्रेशर लगाएंगे तो यहाँ से मार्कर कहीं एक पॉइंट होगा जहाँ से मार्कर जो है वो टूटने लगेगा, जहाँ से टूटेगा वही एक भ्रंश कहलाया। तो यहाँ पर हमें भ्रंश दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट मयूर भ्रंश बोलते हैं। अब इस भ्रंश के सहारे तो ये वाला हिस्सा मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है वो उमज्जित है, मतलब कि ऊपर उठा हुआ है, और ये वाला हिस्सा बीच का नीचे बैठा हुआ है। इस हिस्से में ये वाला हिस्सा ज़्यादा ऊपर है, चाहे वो केरल के आसपास का क्षेत्र, तमिलनाडु से लेकर के ये हिसाब देखेंगे तो ये वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से, मतलब एक तो होता है इस तरीके से, एक होता है इस तरीके से। जब ये वाला हिस्सा ऊपर उठ गया तो दूसरा वाला तो ऑटोमेटिक नीचे दिखेगा ही, तो ये वाला हिस्सा हल्का सा नीचे, ये वाला ज़्यादा उठा हुआ है। मतलब कि जो पश्चिमी घाट के जो ये वाला हिस्सा आप देखेंगे, मयूर भ्रंश के पास का जो ये हिस्सा आपको थोड़ा और ऊपर इस तरीके से देखने को मिलता है। मतलब बिल्कुल सीधा, मतलब कि एक होता है कि मैं पूरे हाथ को इस तरीके से सीधा कर दूं, मतलब इस तरीके से, एक होता है हल्का सा उठा हुआ, मतलब कि ये वाला हिस्सा क्या है, हल्का सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, मतलब हल्का सा उठा हुआ है, तो इस तरीके से है। बाकी जितने फॉल्ट थे मैंने बता दिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छी आती तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती डिसलाइक कीजिए। और अगर जो आपको इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो में जो कमी लगी वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज का प्रश्न आपके लिए यही है, आपको बताना है महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, हमें कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।